जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 28 जुलाई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइस, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड बैचेस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास आप लोगों के लिए है यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम और हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के प्रॉपर कोर्सेज, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपकी तैयारी होती है। तो फटाक से इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और कोर्सेज को ज्वाइन करिए। और जिन भी स्टूडेंट्स ने कोर्सेज को ज्वाइन किया है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर है कि आपने जो है वो कोर्स ज्वाइन कर लिया है, राइट। और अगर आप बताएंगे कि आप करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। तो ये है गाइज आज के टॉपिक्स, जिनको एक एक करके हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक्स, मैं एक बार आप लोग के जो है वो कमेंट जो है वो देख लेता हूँ। आज मैंने पेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड भी एक वीडियो जो है वो अपलोड किया है। होपफुली आप लोगों ने वो पेंडिंग टॉपिक्स वाला वीडियो देख लिया होगा। आयुष गुप्ता के आंसर्स आए हैं, वेरी गुड। रेगुलरिटी मेंटेन्ड है, ऐसी ऐसी बस रेगुलरिटी मेंटेन जो है वो रखिए। प्रीति मिश्रा, बहुत बढ़िया। समीर भटनागर, कुशल सिंगल, आयुषी सिंह, दीप शिखा सिंह, वेरी गुड। ईशा ठाकुर, श्वेता यादव, बहुत शानदार। श्रेया तिवारी, बहुत बढ़िया। ऐसी रेगुलरिटी मेंटेन रखिए और जो भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूं उसके आंसर्स जो है वो देते चलिए। ये क्या हुआ? लाइट जो है वो बंद हो गई। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज के जो है वो टॉपिक को विदाउट वेस्टिंग एनी पर्टिकुलर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला वाला, पाइका रेबिलियन का टॉपिक। ये टॉपिक आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये टॉपिक ऑलरेडी आपका एनसीईआरटी में भी और इवन हमारे कोर्सेज जो है उसमें कवर करवाया जाता है, कि एनसीईआरटी में भी पाइका रेबिलियन के बारे में मेंशन्ड है। प्लस साथ ही साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको पढ़ना ही पड़ता है पाइका रेबिलियन के बारे में ये टॉपिक। तो अभी सिर्फ जो बता रहा हूँ ध्यान से जो है वो सुनो। तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये इंडिया के हिस्ट्री में जो है वो ये काफी इंपॉर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो रहा है, पाइका रेबिलियन। क्या मुझे बता सकते हो पाइका रेबिलियन जो है वो कहाँ का है, किस क्षेत्र में हुआ था? हालांकि आपको पहले पॉइंट में मिल ही गया होगा, ओडिशा, है ना। तो ये जो टॉपिक है पाइका रेबिलियन, जिसमें एनसीईआरटी की नई क्लास 8 की हिस्ट्री की किताब में 1817 के पाइका विद्रोह को इंक्लूड नहीं किया गया था, और इसके बाद ओडिशा में काफी पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो देखने को मिला। यानी कि अभी आपको ऑलरेडी पता है कि एनसीईआरटी की किताबों में काफी मतलब चेंजेस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो उसमें पाइका रेबिलियन के जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको ऐड नहीं किया गया, तो ओडिशा के अंदर जो है वो थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट हो गए। तो पाइका रेबिलियन के बारे में बस आपको जो है वो थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। लिखने की आपको अभी जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे ऑलरेडी कोर्सेज में आपका करवाया जाता है, क्योंकि डबल से आपको नोट्स नहीं बनाने। तो अभी सिर्फ ध्यान से सुनो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 99% ही के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। पाइका विद्रोह ये हुआ था 1817 में ओडिशा में। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ ये एक आर्म्ड अपराइजिंग के रूप में था, यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये विद्रोह था और इसमें वेपन्स उठा लिए गए थे। इसके जो लीडर थे, अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि इसके लीडर कौन है। सेकंड बी वाले पॉइंट में देखिए, बख्शी जगबंधु, ये जो थे ये इसके लीडर थे। इन्होंने जो खुर्दा के किंग के फॉर्मर मिलिट्री कमांडर थे, ये लीडर थे। बेसिकली इन्होंने लीड किया था पाइका विद्रोह को। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये विद्रोह 1857 के पहले का था, इसलिए ओडिशा के लोग इसे इंडिया का पहला फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो मानने की डिमांड करते हैं हमेशा, राइट। ठीक है, ये रिवोल्ट खुदरा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्टार्ट हुआ, जो ब्रिटिश इंटरफेरेंस के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सेंटर था। और बाद में जाकर पुरी, बानपुर, घुमूसर और भी काफी सारे ट्राइबल एरियाज में जो है ये फैल गया। ट्राइबल और रूरल सपोर्ट दोनों इसमें स्ट्रॉन्ग था। ये दिखाता है कि रिवोल्ट जो है वो ग्रास रूट लेवल से जो है वो उठा है, यानी कि ट्राइबल एरिया से जो है वो उठा है, ग्रास रूट लेवल से जो है वो उठा है। ठीक है, अब मेन इश्यूज जो है वो क्या था पूरा रिवोल्ट के पीछे का मेन मुद्दा? तो इकोनॉमिक मुद्दा पहले तो ये ले लेते हैं
क्योंकि देखो हमेशा कभी भी टॉपिक पढ़ो ना आप, तो ये टॉपिक को जो है वो कवर किया करो। इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल, ये चार चीजों को जो है आपको हमेशा जो है वो कवर करते हुए चलना है। और ये चार चीजें भी जो है, एक मिनट रुकना, ये चार चीजें ही जो है वो आपसे एग्जामिनेशन में जो है वो पूछी जाएंगी। तो हमेशा ये चीज जो है वो ध्यान में रखा करो। एक मिनट, लाइन जो है वो उसकी सही नहीं बनी है। ये चार चीजें, एक है इकोनॉमिक, एक है कल्चरल, एक है सोशल, एक है पॉलिटिकल। और आप देखना आपके सिलेबस को आप पढ़ोगे तो ये चार चीजों का ही जिक्र आपके सिलेबस में जो है वो किया भी गया है, राइट। ध्यान से अगर सिलेबस को देखोगे तो। अब ये हटेगा कैसे? ठीक है चलो। हाँ, तो पाइकास को उनकी रेंट फ्री लैंड से वंचित कर दिया गया था ब्रिटिश लैंड रिफॉर्म्स के तहत। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक भूमि सुधार किया, जिसमें उन्होंने बोला कि नहीं भाई, फालतू में लोग जो जमीन में रह रहे हैं उनको हटाओ। क्योंकि ब्रिटिशर्स को सेटलमेंट करना था, परमानेंट सेटलमेंट करना था, लोगों को एक जगह पर सेटलमेंट करना था, सेटल करवाना था। प्लस साथ ही साथ वहां से टैक्सेस वसूलने थे। तो जहां पर लोग नॉर्मली रह रहे थे, राइट, बिना कोई टैक्स दिए हुए, तो ब्रिटिशर्स ने ये सब चीजें इंप्लीमेंट करी। ब्रिटिश ने मोनोपोली लगा दी सॉल्ट के व्यापार के ऊपर, नमक के व्यापार के ऊपर। इसने ट्राइबल इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। टैक्स का बर्डन बढ़ गया। करेंसी चेंजेस से रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज में दिक्कतें आना जो है वो शुरू हो गई, परेशानियां आना शुरू हो गई, राइट। तो ये तो एक इकोनॉमिक इशू। फिर कल्चरल और पॉलिटिकल इशू कुछ इस प्रकार से था कि खुदरा के जो राजा जो थे और कल्चरल सिंबल, जिसमें बर्नुई फोर्ट की बर्बादी ने पब्लिक सेंटीमेंट हर्ट किया। एक किला जो था उसको जो है वो उन्होंने वो कर दिया था, खत्म कर दिया था पूरी तरह से, राइट। तो ये किले का नाम लिख लो, पता ये किले का जिक्र जो है वो नहीं है काफी सारी किताबों में, शायद आपके जो एनसीईआरटी में भी नहीं है, और ना आपको वहां पर भी मिलेगा, क्या बोलते हैं, आपके कोचिंग के शायद नोट्स में भी नहीं है। मतलब आपने जहां से भी कोचिंग करी होगी शायद वहां पे ना हो, यहाँ पे शायद अपडेट कर दिया जाए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स में अपडेट कर देंगे। वैसे तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही है, करंट अफेयर्स से तो आपको अपडेटेड मिल ही रहा है। तो ये लिख लो, बर्नुई फोर्ट कभी कभी आ सकता है। किला जो है वो किस विद्रोह से एसोसिएटेड था, तो पईका विद्रोह, ठीक है। ये थोड़ा सा ये वाला पॉइंट लिख लो, बस ये ऐड कर लो। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पोजिशन को जो है वो एक अटैक की तरह लिया गया। ऑब्वियस ही बात है कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो इनके कल्चर्स पर जो है वो हमला बोला, क्योंकि ब्रिटिशर जो है वो चाहते थे कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा जो है वो लोग फॉलो अप करें, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली थी। बेसिकली मेजर मुद्दा जो बताऊं क्या था, कि जो मिलिटेंट्स जो थे ना, पईकास, तो उनकी इज्जत जो है वो नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको कमांड से हटा दिया गया था। ब्रिटिशर जो है वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि उन्हीं के ऑफिशियल जो है और उन्हीं का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे। बाकी दूसरा पैरेलल डिफेंस के लोग या मिलिटेंट्स लोग जो राजा अपने पास रखते थे, वैसी पोजीशन जो है वो ना रहे। तो इसी चीज से खफा जो है वो खाकर बख्शी जगबंधु जी ने जो है वो ये रिवोल्ट जो है वो लीड किया। तो बख्शी जगबंधु नाम याद रखना, ये पईका रिवोल्ट जो है उनके आप कह सकते हैं लीडर है, राइट। पईकास, ट्राइबल कोन्स, लोकल फार्मर्स, गांव वाले लोग, सबको इन्होंने यूनाइट किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी गई। और ये काफी वॉयलेंट लड़ाई थी। पुलिस स्टेशन, ब्रिटिशर्स के जितने भी एरियाज थे, सेंटर्स वगैरह हुए, है ना, तो सबको तबाह किया गया। गुरिल्ला और कन्वेंशनल वॉर दोनों का उपयोग था इसमें। काफी महीनों तक ये वॉर जो है वो चला, क्योंकि इस वॉर पर जो है वो काफी लोगों का जो है वो सपोर्ट था, ठीक है। फिर ब्रिटिश फोर्सेस ने फाइनली इस वॉर को जो है वो खत्म करवा दिया। बख्शी जगबंधु जो है वो अंडरग्राउंड चले गए। फिर 1825 में उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन रिवोल्ट ने ओडिशा की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को जगाया और एक सिंबल ऑफ प्राइड जो है वो ये रिवोल्ट बन गया। और ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का स्टेटस इसको मिले, ये ओडिशा सरकार की जो है वो डिमांड है, राइट। अब एनसीईआरटी ने पहला वॉल्यूम में पईका रेबिलियन को इंक्लूड ही नहीं किया, जिसके बाद बहुत लोग जो है वो चिढ़क गए, गुस्सा आ गया लोगों को। एनसीईआरटी ने क्लैरिफाई किया कि सेकंड वॉल्यूम में एक्सपेक्टेड है सितंबर अक्टूबर 2025 में निकलेगा सेकंड वॉल्यूम, तो उसमें हम लोग पईका रेबिलियन जो है वो ऐड कर देंगे। अब ये मुद्दा सिर्फ एकेडमिक नहीं है, बल्कि हिस्टोरिकल जस्टिस और रीजनल, ऑब्वियसली बात है, डिग्निटी का एक मैटर है कि भाई हमारे क्षेत्र में एक बड़ी घटना घटी है, वो ऐतिहासिक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना, उसको आप अगर टेक्स्ट बुक से हटा दोगे तो खत्म, फिर तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा कुछ सालों में ये घटना के बारे में सिर्फ कुछ चंद एक्सपर्ट्स ही बस जानेंगे, स्कॉलर्स ही बस जानेंगे, बाकी या फिर जो लोग हिस्ट्री में पीएचडी वगैरह करेंगे उनको जो है पता रहेगा, बाकी दूसरों को पता ही नहीं होगा।
तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है सिविल सर्विसेज के लिए, और देखना आप 99% इस साल पाइका से रिलेटेड ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। और हर बार पूछते ही हैं, पाइका से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही है यार। चलिए, तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इलेक्शंस में कुछ सुधार जो है वो लाए जाए, उसकी बात करते हैं, तो क्या वोटर लिस्ट की गलतियां या एक्सक्लूजन भी, यानी कि कई बार आपको पता है कि वोटर्स को जो है वो हटा दिया जाता है, लिस्ट से निकाल दिया जाता है, तो क्या ये नेशनल मुद्दा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, यस। फिर दूसरी तरफ जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, तो क्या इंडिया के पास वो रेयर मिनरल्स हैं जो ट्रांजिशन को सपोर्ट कर सकेंगे? तो ये टॉपिक बेसिकली दो टॉपिक्स को उन्होंने एक टॉपिक में बना दिया है। ये इलेक्टोरल ट्रस्ट और मिनरल सिक्योरिटी के ये दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अब देखो, इलेक्टोरल ट्रस्ट बिहार का इशू है, बिहार के अंदर चल रहा है ना, काफी सारे वोटर्स को, अगर मैं गलत नहीं तो 65 लाख कुछ वोटर्स हैं शायद, मुझे कंफर्म कर देना कमेंट बॉक्स पे, उनको जो है वो निकाल दिया भाई, उनको वोटर लिस्ट से जो है वो हटा दिया। तो जनता जो है बिल्कुल चटक गई कि भाई ये क्या चल रहा है। और कुछ दिनों पहले भी इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने बात करी थी। और दूसरी तरफ ये टॉपिक ये है कि भाई आज की डेट में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं कि क्लीन एनर्जी बनाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस करें। तो ऑब्वियसली बात है कि हमें रेयर मिनरल्स की प्रोसेसिंग पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट रेयर मिनरल्स की प्रोसेसिंग ये पॉसिबल नहीं है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, सिखाया हुआ है कि रेयर मिनरल्स का मतलब ये नहीं कि वो मिनरल्स बहुत रेयर हैं। रेयर मिनरल्स का मतलब ये है कि उसकी प्रोसेसिंग बहुत लिमिटेड जगहों पर होती है, जैसे रशिया, जापान, चाइना, यूएसए, राइट। तो अब हम रेयर मिनरल्स पर भी फोकस करेंगे, इस चीज से रिलेटेड ये टॉपिक था। अब देखो, पटना में एक जन सुनवाई के दौरान पता चला कि बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रोसेस, याद है कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था एसआईआर प्रोसेस के बारे में। तो बिहार की एसआईआर प्रोसेस में वोटर लिस्ट से जुड़ी कई सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिली। इलेक्शन कमीशन ने तो 98% सक्सेस रेट जो है वो दिखाई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। अब क्या प्रॉब्लम्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं, तो वो तो आप जानते ही हो यार, मुझे आपको बताने की जो है आवश्यकता नहीं है वैसे। हाँ, तो पहले तो डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम। दो टॉपिक इन्होंने अलग अलग लिखे हुए हैं, देखो आधा टॉपिक ऊपर है, आधा टॉपिक नीचे है। तो मैं आपको जो है वो प्रॉपर क्लैरिटी से जो समझा देता हूँ। पहले अपन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर दूसरा मैं आपको बता दूंगा, दूसरा टॉपिक मिनरल्स वाला है ना। तो आधार, कास्ट सर्टिफिकेशन, डोमिसाइल, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी जो है बताई हुई थी, राइट। आप लोगों के पास है ही नहीं भाई अपना क्या बोलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल ही नहीं है काफी सारे लोगों के पास, तो बेचारे कैसे दे पाएंगे? फिर जिन्होंने नहीं प्रस्तुत किया उनको वोटर लिस्ट से हटा दिया। महिलाएं हुए, बुजुर्ग हुए, माइग्रेंट लेबर्स हुए, इनको बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। कुछ लोगों ने तो डॉक्यूमेंट्स के लिए एसेंशियल आइटम्स बेच दिए, कि डॉक्यूमेंट्स निकलवाने के लिए उनके घर घर की सोना जेवरात जो है वो बेच रहे हैं कि भाई सरकारी डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाए। बूथ लेवल और ऑफिसर्स ने घर घर फॉर्म्स नहीं दिए, गलत लोगों को फॉर्म्स दे दिए गए बिना रिसीट कलेक्ट किए, राइट। तो ये सब इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो बी वाला पॉइंट, 3 वाला पॉइंट, वोटर्स के बिना जाने उनका नाम फॉर्म से जो है वो सबमिट हो गया। वोटर्स को पता ही नहीं है कि हम फॉर्म भर रहे हैं कि कौन भर रहा है, उनके फॉर्म सबमिट हो रहा है। ईसीआई की वेबसाइट पर मिसमैच भी जो है वो देखे गए, कई सारी चीजें ऐसी मिसमैच हुई। दलित महिलाएं, माइग्रेंट वर्कर्स, सबको एक्सक्लूजन का जो है वो सामना करना पड़ा। तो क्या वोटर एक्सक्लूजन एक सिस्टमैटिक बायस का पार्ट जो है वो बन गया है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है कि जानबूझकर एक पर्टिकुलर एरिया से वोटर्स को हटाया जा रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्षेत्र से ये वोटर है वो एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं, और गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि ये वोटर्स को इंक्लूड करो। क्या ये ऐसा है? ऑब्वियसली यस, बट आपको ये चीज एकदम 100% दावे के साथ नहीं कहनी है, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ सिस्टम, सिस्टम का आप पार्ट हो। तो आपको ऑब्वियसली बात है कि ये चीज मेंशन करनी कि हो सकता है कि कुछ लोगों की गड़बड़ी हो, तो उस गड़बड़ी को सुधारा जाए। एकदम से गवर्नमेंट के ऊपर सवाल नहीं उठाने, सिस्टम के ऊपर सवाल नहीं उठाने, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को तो आप ही लोग मैनेज करोगे ना, मतलब आप अपने ऊपर ही खुद के ऊपर सवाल उठा रहे हो। यस दैट इज गुड, बट यू नो अबाउट इट कि पॉलिटिकल विंग जो है वो इस प्रकार की स्ट्रेटजीज करती है, बट करवाएगी तो आप ही लोगों के थ्रू आगे चल के, है ना। तो ऐसी चीजें डायरेक्टली लिखनी नहीं है, समझने वाली चीजें होती हैं। लिखने वाली चीज जो होती है वो ये होती है कि यस दीज आर सम फॉल्ट्स जो यहाँ पर आया है, तो उसको एक बार दोबारा से मॉनिटर करो, रिवाइज करो चीजों को, बस। तो ये था टॉपिक इसमें,
ये वोटर से रिलेटेड। अब दूसरा जो टॉपिक था इन्होंने मिक्स कर दिया। देखो अलग अलग रख देते दो टॉपिक तो क्या चला जाता, या फिर इसको सेपरेट रखो बिल्कुल, मतलब पहले एक टॉपिक फिनिश कर दो, उसके नीचे दूसरा ले आओ। अब देखो, हालांकि मैं हूं आपके लिए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये बात आप जानते हैं, लेकिन लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, है ना, ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स मोस्टली इंपोर्ट हम लोग करते हैं। तो क्या हम अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ड्रीम को फुलफिल कर पाएंगे बिना इन मिनरल्स के? बिल्कुल नहीं। तो हमें इन सब मिनरल्स को प्रोसेस करना जरूरी है, एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है। यस। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, बैटरी स्टोरेज के लिए डिमांड जो है वो बढ़ रही है। इंडिया ऑलमोस्ट 100% डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर, पता है आपको? सर्विलांस, नेविगेशन, एआई, मिसाइल सिस्टम, सब में ये मिनरल्स का उपयोग होता है। अगर सप्लाई चेन में गड़बड़ी आई ना तो डिफेंस और टेक सेक्टर दोनों सफर करेंगे हमारे। तो अब हमें इन एरियाज पर काम करने की सख्त आवश्यकता है। चाइना 70 से 90% पूरे दुनिया भर की ये प्रोसेसिंग पर अपना कब्जा रखता है। इंडिया क्वाड, G20, इंडो पैसिफिक में पार्टनरशिप के थ्रू स्ट्रेटेजिक लेवरेज बिल्डअप कर सकता है, यानी कि हम फायदा उठा सकते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज हो गए, सब क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सब इंडस्ट्री चली रही है इन सब मिनरल्स के ऊपर। तो इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो यही चीज ये आर्टिकल जो है बता रहा है। और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है वो 2024 में लॉन्च हुआ। ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, ये लिख लो आप। नेशनल मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 2024 में लॉन्च हुआ। ठीक है। 30 हाई प्रायोरिटी मिनरल्स की ऑक्शनिंग लिस्ट भी अभी जो है वो जारी की गई है MMDR एक्ट के तहत। ये मत लिखो। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया के साथ जो है वो कोलैबोरेट कर रही है मिनरल पार्टनरशिप के लिए, और हमने ऑलरेडी किया ही हुआ है पहले भी। प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट अभी जो है वो काफी ज्यादा लो है इस एरिया में। रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यानी कि प्रोसेसिंग वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसको बनाना जरूरी है। ट्राइबल लैंड कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी जो है वो लीगल हर्डल्स क्रिएट करती है, यानी कि अगर इंडस्ट्रीज ओपन करने की बात की जाए तो कई बार एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल पाता है ना, तो ये सब इश्यूज है। तो एनवायरमेंट को और डेवलपमेंट को दोनों को बैलेंस करते हुए हम चीजें करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। यस, तो यही बस चीजें हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसे इनिशिएटिव्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे मॉडल्स पर अगर हम काम करेंगे तो ज्यादा बेटर जो है वो रहेगा। बस यही सब चीजें बताने की कोशिश की गई है। दैट्स इट। इस टॉपिक के अंदर बस यही चीजें थी गाइस। बाकी वाला तो मैंने आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म वाला बता ही दिया है। नेक्स्ट, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, बड़ी इंपॉर्टेंट है वेटलैंड। वेटलैंड से रिलेटेड टॉपिक जीएस पेपर 3 में अक्सर जो है वो पूछे जाता है। तो जब हम जलवायु क्राइसिस की बात करते हैं कि हमारे ऊपर जो है वो संकट पड़ रहा है क्लाइमेट का, क्लाइमेट चेंज का, तो हम फॉरेस्ट, ग्लेशियर, ओशियन, इन्हीं सब चीजों को याद रखते हैं, बट वेटलैंड को याद नहीं रखते। अपन लोग तो याद रखते हैं, बट कॉमन मैन की बात कर रहा हूं मैं, राइट? आप लोग को तो याद है ही कि वेटलैंड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से जीएस पेपर 3 अगर पढ़ी है, एनवायरमेंट अगर पढ़ा है, तो आपको पता है कि अगर वेटलैंड खत्म हो जाएगा तो वहां की बायोडायवर्सिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने का क्लॉज है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ उसके ईयर के साथ, जल्दी से। तो रामसर कन्वेंशन, ये इसका आंसर है। तो ये लिखा ही हुआ है यहां पर, तो ये लिख लो भाई। ये ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 की रिपोर्ट जो है वो किसकी है? रामसर कन्वेंशन की। रामसर कन्वेंशन ने ये रिपोर्ट जो है वो जारी करी है। अरे यार ये पता नहीं, हटाओ। हाँ, बस इतना लिख लो आप, और नेक्स्ट लाइन में जो है वो लिखना, रामसर कन्वेंशन की लेटेस्ट रिपोर्ट ने एक ग्लोबल वार्निंग दी है कि वेटलैंड्स डिक्लाइन हो रहे 3 गुना ज्यादा जंगल से। ये पॉइंट लिख लो, वेटलैंड्स आर डिक्लाइनिंग 3x टाइम्स मोर देन फॉरेस्ट। वेटलैंड्स आर डिक्लाइनिंग 3x टाइम्स मोर देन फॉरेस्ट। इतना लिखो पहले, वेटलैंड्स आर डिक्लाइनिंग 3x टाइम्स मोर देन फॉरेस्ट। जंगल से 3 गुना ज्यादा तेजी से आर्द्र भूमि जो है उसमें गिरावट हो रही है, खतरे में है, खत्म होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं।
तो यही हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वेटलैंड क्या है, ये बात मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां जमीन परमानेंटली या सीजनली वाटर लॉक्ड होती है, यानी कि दलदली टाइप का एरिया होता है, उसको वेटलैंड बोलते हैं। ये ट्रांजिशन जोन होता है जमीन और पानी के बीच का। अच्छा, जमीन और पानी के बीच के ट्रांजिशन जोन का एक नाम भी है। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे नाम बता सकते हैं आप? याद करो, थोड़ा वीडियो को पॉज करो, याद करो। इकोटोन, ये सब इकोलॉजी के टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये टर्म्स ध्यान में नहीं रहेंगे तो गेम ओवर। तो जनरल स्टडीज ध्यान से पढ़ो, उसके लिए देखो ये साइड में ये नंबर दिया है मेरे, कांटेक्ट करो, कोर्सेज ज्वाइन करो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, और लग कर तैयारी करो बढ़िया। कुछ दिनों की बस बात है यार, मेहनत करो। आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं होना चाहिए, 1 सेकंड आपको बर्बाद नहीं करना है फालतू चीजों में, मेहनत करनी है, बस लग जाओ। सुबह उठो, नहाओ बढ़िया, भगवान की पूजा करो, ऊपर वाले को याद करो, और लग जाओ पढ़ाई में। जब मन ना लगे तब उस समय इमेजिन करो कि यार मन को, भाई मन को कंट्रोल करना ही तो गेम है पूरा। अगर आपने इस मन के ऊपर विजय हासिल कर ली, कंट्रोल कर लिया मन को, तो गेम आपका है। आपका मन जो है वो आपको बार बार बोलेगा कि थोड़ी देर यार कुछ वीडियोस देख लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो आंख बंद करो, मन को समझाओ कि चलो ये, चलो ठीक है, ये कर लेगा, तो ये करने से क्या एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा? ये तो बाद में भी किया जा सकता है, पहले ही अपने टास्क कंप्लीट कर ले आज के, फिर करना ये चीज। गेम बस यही है, अगर आपने अपने मन के ऊपर विजय पाली तो आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाओगे, वरना फिर तो पड़े रहोगे। देखा है मैंने लोगों को सालों सालों तक बस तैयारी ही कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। मन के ऊपर विजय पाना जो है वो बहुत जरूरी है, कंट्रोल करो अपने मन को। तो मैं आपको क्या चीज जो है बता रहा था कि ये सब टर्म्स याद रखेंगे आप, और टर्म्स तभी याद होंगे जब बैठकर पढ़ाई करोगे, मन के ऊपर कंट्रोल करो, उसको बोलोगे नहीं आज पिक्चर नहीं देखेंगे, पढ़ाई करेंगे आज। कल 2 घंटा पढ़ाई करी, आज 2.5 घंटा करेंगे। कल 2.5 करी, आज 3 करेंगे। बढ़ाओ अपने टाइम को, एटलीस्ट 8 घंटा तो आपको पढ़ना है यार। अगर जॉब वगैरह जो है वो नहीं करते, जॉब वगैरह करते हो तो 3 घंटे तो अपने पढ़ाई में दो, एटलीस्ट 3 से 4 घंटे डेली बेसिस पे। बाकी करना ही क्या है आपको जीवन में यार, बढ़िया सो, बढ़िया नींद लो, एक्सरसाइज करो, पढ़ाई करो, एग्जाम में सिलेक्शन हासिल करो। भाड़ में आन दो दोस्ती यारी, चैटिंग्स, फोन कॉल्स, ये सब कॉमन मैन के लिए, आप लोगों के लिए नहीं। आप आगे चल के चीफ मिनिस्टर, वीवीआईपीस, इन सब लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, खुद आप वीवीआईपी रहोगे, राइट? तो वीवीआईपी बनना है तो उसके लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा। सोचोगे कि बैठे बैठे सब हो जाए, तो नहीं है भैया। तो ये ट्रांजिशन जोन, अलग अलग प्रकार के वेटलैंड्स होते हैं, जैसे कि मार्शेस, स्वैम्प्स, बॉक्स, पीटलैंड्स, मैंग्रोव्स, एस्टुरीज, फ्लड प्लेन्स। लोकतक लेक कहां पर है, किसी को पता है? लोकतक लेक, लोकतक लेक, कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ लोकतक लेक कहां पर है। लोकतक लेक, सुंदरबंस, क्योलादियो। क्या आप इन वेटलैंड्स की लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनकी लोकेशन कहां पर है? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। क्योलादियो कहां है, सुंदरबंस कहां है? सुंदरबन तो इजी है। लोकतक लेक, क्योलादियो, ये मैच द फॉलोइंग, इस प्रकार के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं सिविल सर्विसेज के अंदर। तो ये चीज है। तो अभी ये रिपोर्ट क्या कहती है, आइए इस पर बात करें। तो ये रिपोर्ट पहले तो ये कह रही है कि भैया 1970 से 35% वेटलैंड जो है वो खत्म हो चुके हैं। 35% वेटलैंड्स 1970 से खत्म। ये तो आपको देखना है ना, ओवर 411 मिलियन हेक्टेयर, 22% ऑफ ग्लोबल टोटल हैव बीन लॉस्ट सिंस 1970। अब आप बोलोगे सर वहां पे लिखा है 22%, आप जो है वो बता रहे हो 35%। तो देखो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस रिपोर्ट में दो बातें हैं। ये देखो 35% लॉस्ट सिंस 1970, है ना, इसलिए मैंने ये ओवरऑल जो है वो बताया आपको 35% लॉस्ट। और वेटलैंड 3 गुना ज्यादा तेजी से डिसअपियर हो रहे हैं देन फॉरेस्ट। ये चीज मैं आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है, ये तो लिखना ही था। नेक्स्ट, 25% एग्जिस्टिंग वेटलैंड जो है वो पुअर इकोलॉजिकल कंडीशन में है। जो अभी ऑलरेडी 25% है वेटलैंड, उनकी हालत बड़ी खराब है, राइट? थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड का ए, डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन के साथ साथ क्वालिटी डिग्रेड भी एक मेजर इशू है, कि जो क्वालिटी पहले थी, जहां पर ज्यादा जीव जंतु जिया करते थे, वहां पर नहीं जी पा रहे हैं।
1970 से लेकर 2022 तक वेटलैंड जो है वो वेटलैंड डिपेंडेंट प्रजाति की पॉपुलेशन 80% से ज्यादा खत्म हो चुकी है। 80% से ज्यादा स्पीसीज जो है वो भाग चुकी हैं, क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है वेटलैंड पर। या तो उसकी क्वालिटी खराब हो गई है या फिर वो पूरी तरह से डेट्रियोरेट हो गया, खराब हो गया। क्यों खराब हो रही है? द रीजन बीइंग इज हम एग्रीकल्चर एक्सपेंड कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। गंदा पानी जो है वो वेटलैंड्स में आकर मिल रहा है, केमिकल के भरा हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं तो वेटलैंड्स हटते जा रहे हैं, और जलवायु परिवर्तन तो है ही एक मेन कारण। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा। तो लोकतक लेक कहां पर है? मणिपुर के अंदर। ये हॉटस्पॉट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, मैंग्रोव्स, चिलिका लेक ओडिशा, केवलादियो नेशनल पार्क राजस्थान। ये रामसर साइट्स सीवियर इकोलॉजिकल प्रेशर में है आज की डेट में, पता है आपको। पीटलैंड्स और मैंग्रोव्स इंडिया के नेट जीरो 2070 के गोल में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है। अगर इनको हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो हम नेट जीरो एमिशन अचीव नहीं कर पाएंगे। फिशिंग, एग्रीकल्चर, टूरिज्म सबको सपोर्ट करता है ये वेटलैंड। लाइवलीहुड, लोकल लाइवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर पॉलिसीज हम लोग को आज की डेट में जो है बनाने की आवश्यकता है, राइट। अभी भी है, काफी सारी पॉलिसीज भी हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री जो है वो वेटलैंड्स के ऊपर अपनी अलग अलग चीजें जो है वो थोपती हैं। कोई भी एक सिंगल वेटलैंड की अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। जब इतने मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो फिर डिसीजन कहां से लिया जाएगा या रिजल्ट्स कहां से मिलेगा। बेंगलुरु के अंदर बेलंडूर लेक हम लोग को देखने को लिख लो इस लेक का नाम भैया, बेलंडूर लेक। ये क्वेश्चन ये देखा ना, ये लेक से रिलेटेड आपको दिखाई देगा आज इस बार एग्जाम में, इस बार या अगली बार। बेलंडूर लेक बेंगलुरु में सीवेज डंपिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन का प्रेशर हो रहा है। इंडिया के पास रियल टाइम नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री नहीं है, यानी कि कोई हमारे पास रियल टाइम मैप नहीं है जो वेटलैंड्स को बता सके कि कहां है कहां नहीं है। 10 साल से ज्यादा हो चुका है जब मैप बनाया गया था पिछली बार। क्लाइमेट चेंज के कारण सैलिनाइजेशन बहुत तेजी से होता जा रहा है, वेटलैंड सूखते जा रहे हैं, राइट। ग्राउंड वाटर को ओवर यूज करने से हम लोग ने वेटलैंड को जो है पूरी तरह से सुखा दिया है। तो ये चीजें बताई गई हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर हम एक अथॉरिटी बनाए जो सिर्फ वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए काम करे। 2017 के रूल्स को दोबारा से जो है वो फिर से रिवाइज करने की आवश्यकता है, वेटलैंड से रिलेटेड रूल्स को। वेटलैंड मित्र, स्कूल, इको क्लब्स, इन सब चीजों को जो है वो मजबूत बनाए, जिससे कि और भी लोग जो है वो इन्वॉल्व हो वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए, अवेयरनेस क्रिएट हो वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए, है ना। कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करें लोकल कम्युनिटीज के लिए जो वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना चाहती, कंजर्व करना चाहती। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जो है आपको गाइस देखने को मिलेगा ही। अब एक वक्त था जब डेवलप हो रहा भारत क्लाइमेट कमिटमेंट्स के प्रेशर में था। ऑब्वियसली जब हम डेवलपिंग स्टेज में थे तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था, फंडिंग का इशू, इसका इशू, उसका इशू। दूसरी बात, दूसरी कंट्रीज जो बोलती थी वैसा हम लोग को सुनना पड़ता था। आज का वक्त अलग है। आज का वक्त हमें उस पोजीशन पे आ गए जिस पोजीशन पे हम ग्लोबल साउथ को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के वक्त में हम लोग क्या करते हैं? आज के वक्त में हम लोग अपनी चीजें बोलते हैं कि भाई ये फॉलो करो। पहले हम सुनते थे, अब हम बोलते हैं। वक्त बदलता है भैया, आज तैयारी कर लो मन लगा के, वक्त आपका बदल जाएगा। आज जो आपको कई बार कुछ लोगों की सुनना पड़ जाती है ना फालतू में, चुपचाप रहना पड़ता है। जब वक्त पलटेगा, नाम के आगे आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी लगेगा, तो आपको फिर किसी की सुनने की जरूरत नहीं होगी, किसी के सामने चुप रहने की जरूरत नहीं होगी। तब आप बोलोगे और आपके डिसीजन मान्य होंगे। अभी शायद हो सकता है कि आपको लोग इग्नोर कर देते हो कि यार हट, ये तो फालतू है, बट तब सबसे मेन इंपॉर्टेंट आप ही रहोगे। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, जैसे हमने करी, इंडिया ने करी। तो अब इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट के अंडर अपना मेजर क्लाइमेट गोल 5 साल पहले ही अचीव कर लिया। देखो, तो आइए हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे, इंडिया का क्लाइमेट माइलस्टोन, टारगेट अचीवमेंट। तो ये जो टॉपिक है इसमें काफी सारे आपको टारगेट जो है वो नजर आएंगे, दिखाई देंगे। पहली चीज तो लिख लो, इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का 50% अब नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से आ रहा है। अरे यार, ये लिखवा चुका हूं मैं आपको,
ये टॉपिक रिपीट हो गया आई थिंक। ये पेरिस एग्रीमेंट का एक मेजर 2030 का टारगेट था जो इंडिया ने जून 2025 में अचीव कर लिया। यस, मैंने लिखवाया ना आपको शायद, मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना यार। ये टॉपिक कर चुके हैं यार अपन। ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है कि हमारी इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी एटलीस्ट 50% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से हो बाय, मतलब इसमें 50% लिखा हुआ है बट मेरे ख्याल से शायद ये 51 पॉइंट कुछ था, क्या ऐसी कुछ था, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने आपको बोला था 50 लिखो, तो ये उसी का मिलता जुलता जो है ये टॉपिक है। ये रिपीट हो गया भैया। चलो फिर भी सुन लो इस टॉपिक को, जिन लोगों ने लिख लिया वेल एंड गुड। मुझे 100% पता है कि ये टॉपिक हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा है। आप मुझे कंफर्म कर देना एक बार। 45% रिडक्शन हम लोग को एमिशन में जो है वो देखने को, मतलब एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी कंपेयर टू 2005 के लेवल पे देखने को मिला, यानी कि जो 2030 तक अचीव करना था वो हमने अभी कर लिया है। बट ये वाली चीज बताई जा रही है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लिख लेना 484.82 गीगावाट की है जून 2025 तक। नॉन फॉसिल सोर्स का कंट्रीब्यूशन, अरे यार ये पढ़ाया मैंने आपको। 2024 में ही इंडिया ने 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो ऐड कर ली थी, जिसमें 24 गीगावाट जो है वो सोलार थी। न्यूक्लियर एनर्जी भी कंट्रीब्यूट करेगा 10 नए रिएक्टर्स कंस्ट्रक्शन में। तो न्यूक्लियर वाला टॉपिक भी हमने जो है डिस्कस किया था। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे हम लोग को जो है वो काम करना, याद आ रहा है कुछ। 2021 तक 2.29 बिलियन टन एडिशनल कार्बन सिंक जो है वो ऐड होगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एवरेज 150 मिलियन टन हर साल ऐड होंगे। ट्रेंड अगर कंटिन्यू इसी प्रकार रहा तो इंडिया ने 2023 तक ही 2.5 बिलियन टन क्रॉस कर दिया है, और तेजी से हम क्रॉस करके, मतलब हम एनवायरमेंट के भी ग्लोबल टारगेट्स को बहुत ही जल्दी अचीव कर पा रहे हैं जो दूसरी कंट्री नहीं कर पा रही है। तो ये एक बेसिकली हमारे लिए एक अचीवमेंट ही है, जो जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। बट यस, अभी भी हमने कैपेसिटी तो इंस्टॉल कर दी है। याद है ये वाली चीज, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि कैपेसिटी तो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की, बट क्या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे भाई? सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, ये हमेशा 24/7 थोड़ा चलती है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट जो है वो है न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करना। बस यही टॉपिक था, ये तो पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये वाला टॉपिक। यस। चलिए, अब गगनयान एंड बियॉन्ड। गगनयान मिशन के बारे में आप जानते हैं, काफी समय पहले हमने डिस्कस किया था। इसरो का नाम आज दुनिया भर में स्पेस रिसर्च में एक ट्रस्टेड फोर्स के रूप में जो है वो जाना जा रहा है कि भाई कोई भी स्पेस फोर्स है जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है वो है इंडियन स्पेस फोर्स, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब बात सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने तक सीमित नहीं है हमारी। अब हम जो है वो ह्यूमंस को स्पेस में भेजेंगे। तो गगनयान मिशन उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ये बात आप जानते ही हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को, अब यहां पर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो शब्द आप देखोगे वो गगन नॉट जो है वो लिखा हुआ है, पर पता है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को व्योम नॉट कहते हैं। लिख लो आप, VYOM VYOMNAUT, व्योम नॉट, VYOMNAUT, व्योम नॉट। ये लिखा ना गगन यात्री। हमारा जो स्पेस ट्रैवलर का नाम है, यानी कि हमारे यहां से जो लोग स्पेस में जाएंगे, इंडिया की जमीन से जो लोग, उनको व्योम नॉट कहा जाएगा। अब गगन नॉट भी नाम दे दिया है। अरे जैसे एस्ट्रोनॉट होता है ना, एस्ट्रोनॉट किन के लिए यूज किया जाता है? यूएसए के स्पेस ट्रैवलर के लिए। ऐसे अलग अलग कंट्री के स्पेस ट्रैवलर के लिए अलग अलग नाम है। जैसे रशिया से उड़ने वाले लोगों के लिए रॉस्कोनॉट ऐसे ही कुछ नाम है ना। एक बार कंफर्म कर लेना। मुझे बता दो, जर्मनी, रशिया और जापान, चाइना, यूएसए, इन सब कंट्री के स्पेस ट्रैवलर्स के नाम अपने पास भी नोट डाउन करके लिख लो, याद भी रख लो, और मुझे कमेंट बॉक्स पे भी बता दो। इंडिया का नाम व्योम नॉट। इंडिया से जो व्यक्ति स्पेस में जाएगा उसको व्योम नॉट कहेंगे, इंडिया की जमीन से जो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसमें हम लोग ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बेस्ड ऑन LVM3 GSLV MK3 के ऊपर बेस्ड है। GSLV MK3 तो इसमें यूज किया जा रहा है, ये आपको याद भी होगा। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया है HLVM3, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के द्वारा इसको डिजाइन किया गया, ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लिख लेना भैया, ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3।
ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इंडिया का पहला लॉन्च व्हीकल। GSLV MK3 है ये, और कुछ नहीं है। GSLV MK3, ये चीज तो आपको याद होगी, इसका अपडेटेड नाम हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। अब इसकी डेवलपमेंट और ग्राउंड टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। ये लॉन्च व्हीकल ह्यूमन रेटेड है, मतलब ये डिजाइन है कि भाई आप क्रू को जो है वो ले जा सकते हो, सेफली उनको ला सकते हो, और 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने का प्लान है। मिशन टाइमलाइन अब फाइनल टेस्टिंग पे डिपेंड करेगा। हालांकि बता, ये मिशन पहले जो था वो ये कहा गया था कि स्टार्टिंग में कि 2024 तक जो है ये मिशन जो है वो चालू हो जाएगा, बट कोविड के कारण जो है ये डिले हो गया। अब हमारे कुछ गोल्स भी हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, फीचर्स है, वो सब याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, राइट। 2 इसके अंदर S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हैं, एक L110 लिक्विड कोर स्टेज है, एक C25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। वैसे लिख लेना, ये 3 स्टेज पर ही काम करेगा ये इसका पूरा सिस्टम, ये लिख लेना। ये कभी कभी स्टेट PSC वाले पूछ लेते हैं। अब गगनयान के अलावा भी हमारे बहुत सारे गोल्स हैं यार, जैसे कि हमारा गोल 2035 तक हमें खुद का, आपको पता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वैसे ही हमें खुद का अपना मतलब स्पेस स्टेशन बनाना है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसको नाम दिया गया है। 2040 में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स मून तक जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि पहले हम स्पेस तक पहुंचाएंगे हमारे एस्ट्रोनॉट्स को, फिर उसके बाद मून तक जो है वो पहुंचाएंगे। तो यस, स्ट्रेटेजिकली ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये हमारे लिए। प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन इसमें देखने को मिल रहा है, काफी सारी इंटरनेशनली हम लोग को देखने को मिल रही है कि स्पेस एजेंसीज हमारे साथ मिलकर काम भी कर रही है इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 लिख लो। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 बीसीसीआई को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंडर पहली बार रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बिल के तहत बीसीसीआई को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंडर रखने की बात हो गई है। बिल जो है स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश कर रहा है, जैसे कि नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल एंड इलेक्शन पैनल। तो ये एक कानूनी तौर पर बनाई गई एक बॉडी जो है वो एस्टैब्लिश की जा रही है स्पोर्ट्स को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। बिल के अंदर लीगली इन्फोर्सेबल मैकेनिज्म है, यानी कि अगर उल्लंघन होगा तो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बस ये 3 चीज लिख लो इस बिल से रिलेटेड, दैट्स इट। अब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से रिलेटेड तो क्वेश्चन आप ही बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। E20 किसी को कुछ याद हो, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, तो बताओ इन तीनों क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़कर इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लिख कर दो। वीडियो को पॉज करो और पढ़ो, फिर इसका आंसर लिखकर बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये E20 हमने जो है अचीव कर लिया भाई 5 साल पहले ही। 2030 का हमारा टारगेट था। 2018 की बायोफ्यूल पॉलिसी भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। बायोफ्यूल, ये सब टॉपिक एनवायरमेंट से रिलेटेड है। और ये देखो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन भी है, ट्राई करना इसका आंसर देने की। तो बस गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अब हम मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल। अब मैं साइन ऑफ करता हूं। मेरा नाम है कमलाक्ष झा।